नमस्कार। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरा मतलब है मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल तक का सफर। ये वो वक्त था जब जीने के तौर तरीकों में एक कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव आया। हाँ बिल्कुल। और जो स्रोत हमें मिलते हैं वो बताते हैं कि कैसे लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास शिकारी संग्राहक जीवन धीरे धीरे बदला। मतलब खेती और स्थायी बस्तियों की तरफ लोग बढ़ने लगे। आज हम इन्हीं स्रोतों को थोड़ा खंगालेंगे, है ना? समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव क्यों हुए, कैसे हुए। हाँ, तो चलिए सीधे बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, मेसोलिथिक एज। हाँ ये मोटे तौर पर 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक का समय था। सही। उस समय तो हिम युग भी खत्म हो रहा था, मौसम बदल रहा था। इसका क्या असर पड़ा जीवन पर? असर तो बहुत गहरा पड़ा। देखिए, जलवायु गर्म और नम हुई, जंगल बढ़ गए, और जो बड़े जानवर थे पहले, उनकी जगह छोटे, ज्यादा फुर्तीले जानवर आ गए, जैसे खरगोश, बकरी, हिरण। तो जाहिर है शिकार का तरीका भी बदलना पड़ा। अच्छा, कैसे बदला? यहीं पर स्रोतों में हमें लघु पाषाण उपकरणों का जिक्र मिलता है, मतलब माइक्रोलिथ्स, पत्थर के बहुत छोटे पैने औजार। माइक्रोलिथ्स, छोटे पत्थर के औजार। ये शिकार में कैसे ज्यादा काम आए? इनकी खासियत थी इनका साइज और इनकी बनावट, जैसे ब्लेड, नुकीले पॉइंट्स, तिकोने आकार के। इनको लकड़ी या हड्डी में फिट करके ज्यादा असरदार हथियार बनाए जा सकते थे, जैसे कि तीर कमान। छोटे जानवरों के शिकार के लिए एकदम सही थे। अच्छा, तीर कमान भी इसी समय आया। हाँ, माना जाता है कि धनुष बाण का विकास इसी दौरान हुआ। इससे हुआ ये कि खाना जुटाना थोड़ा आसान हुआ, थोड़ा ज्यादा सुरक्षित हुआ, और इसका असर शायद आबादी पर भी पड़ा। लोग एक जगह पर कुछ ज्यादा समय तक टिकने लगे। तो मतलब पूरी तरह घुमक्कड़ नहीं रहे, लेकिन एकदम स्थायी बस्तियां भी नहीं बसी। हाँ बिल्कुल, इसे आप अर्धस्थायी जीवन कह सकते हैं। पूरी तरह से एक जगह नहीं, पर हाँ कुछ ठिकाने बनने लगे थे। हमें बागोर, जो राजस्थान में है, और आदमगढ़, मध्य प्रदेश में, ऐसी जगहों से सबूत भी मिलते हैं। यहाँ पशुपालन के भी बिल्कुल शुरुआती संकेत दिखते हैं। तो ये एक तरह से पुराने पाषाण युग और नए कृषि युग के बीच का पुल था। एकदम सही, एक ट्रांजिशन पीरियड, बहुत महत्वपूर्ण। और फिर इस पुल के बाद आया नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, लगभग 8,000 या 7,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। इसे तो क्रांति ही कह दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, नवपाषाण क्रांति। और वजह भी है, क्योंकि यहाँ बदलाव सिर्फ औजारों का नहीं था, जीवन जीने का पूरा नजरिया ही बदल गया। सबसे सबसे बड़ी बात थी खेती की शुरुआत। खेती मतलब इंसान अब खाना सिर्फ जमा नहीं कर रहा था, उगा रहा था। हाँ, खाद्य संग्रहण से खाद्य उत्पादन की तरफ ये बहुत बड़ा कदम था। और साथ साथ पशुपालन भी, वो भी व्यवस्थित तरीके से। अच्छा, जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल। जी, अब वो सिर्फ शिकार का सामान नहीं थे, वो एक तरह से संपत्ति बन गए। और साथ ही औजार भी बेहतर हुए। पत्थर को अब घिस कर पॉलिश करके बनाया जाने लगा। कुल्हाड़ियाँ, बसूले, छेनी, ये ज्यादा टिकाऊ और कारगर थे। और हड्डी के औजार, उनका क्या हुआ? उनका इस्तेमाल भी बढ़ा। जैसे बिहार में चिरांद एक जगह है, वहाँ हिरन के सींगों से बने काफी औजार मिले हैं। खेती और पशुपालन, इससे तो जीवन में ठहराव आया होगा। लोग एक जगह टिक कर रहने लगे होंगे। हाँ बिल्कुल। और जब आप एक जगह रहेंगे, अनाज उगाएंगे, तो उसे रखने के लिए, पकाने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। यहीं पर मिट्टी के बर्तन, मतलब मृदभांड, सामने आते हैं। चौपानी मांडो जैसी जगहों से हमें इसके प्राचीनतम सबूत मिलते हैं, शुरू में हाथ से बने हुए। और इन सब से फिर स्थायी गांव बसे होंगे। एकदम, इसी ने स्थायी गांव की नींव रखी। सामुदायिक जीवन शुरू हुआ। मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है, वो तो करीब 7,000 ईसा पूर्व पुराना स्थल है, दुनिया के सबसे पुराने कृषि गांवों में से एक। ये दिखाता है कि खेती ने जीवन को कितना स्थिर कर दिया था। मेहरगढ़ के अलावा और कौन सी जगह हैं जिनका जिक्र मिलता है? कश्मीर का कुछ सुना है? हाँ, कश्मीर में बुर्ज़होम और गुफकराल भी बहुत खास हैं। एक तो वहाँ गड्ढे वाले घर मिले हैं, मतलब जमीन में गड्ढा खोदकर बने घर। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि वहाँ कुछ कब्रों में मालिकों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। अरे, कुत्तों को भी? ये तो अनोखी बात है। हाँ, शायद ये इंसान और जानवर के बीच किसी खास रिश्ते या किसी मान्यता को दिखाता हो। फिर उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा है, जहाँ से चावल की खेती के बहुत पुराने सबूत मिले हैं। दक्षिण भारत में भी कई जगह हैं।
पिटलीहल, ब्रह्मगिरी, लिस्ट लंबी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बदलाव था ये पूरे उपमहाद्वीप में फैल रहा था, लेकिन शायद एक ही स्पीड से नहीं, सब जगह एक साथ नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये क्रांति अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर पहुंची, धीरे धीरे फैली, पर नतीजा कमोबेश एक जैसा था। खेती से जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ, मतलब सरप्लस, आबादी बढ़ी, स्थायी बस्तियां बनी, और फिर समाज में काम का बंटवारा भी शुरू हुआ होगा। जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है। पुम्हार, बढ़ई, इस तरह से। हाँ, और यहीं से फिर सामाजिक नियम कायदे, शायद कुछ धार्मिक विश्वास भी पनपने लगे होंगे, जैसे प्रकृति की पूजा या मृतकों के साथ उनकी जरूरत का सामान दफनाने की रीत। तो कुल मिलाकर ये एक शिकारी संग्राहक से एक स्थायी किसान बनने की कहानी है, एक बहुत लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा। बिल्कुल। और इसी यात्रा ने, इसी नवपाषाण काल ने आने वाली सभ्यताओं के लिए, जैसे हड़प्पा सभ्यता, उनके लिए जमीन तैयार की। खाद्य उत्पादन ने ही आगे चलकर जटिल समाजों, व्यापार और फिर शहरों के विकास का रास्ता खोला। ये सिर्फ अतीत की बात नहीं, हमारे आज की जड़ें यही हैं। सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे पर्यावरण के बदलाव और इंसान की अपनी खोजों ने, उसके आविष्कारों ने मिलकर मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल तक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो नवपाषाण काल की प्रथाएं थीं, मान्यताएं थीं, जैसे वो मृतकों के साथ समान रखना या प्रकृति की शक्तियों में विश्वास, इनका कितना असर पड़ा होगा बाद की संस्कृतियों पर, बाद के धर्मों पर, उनकी सोच पर। ये जोड़ाव अपने आप में एक दिलचस्प खोज है।